ले बेटा, चैप्टर नंबर 2 आज हमारा कंप्लीट, यानी कि चैप्टर 2 है तो चैप्टर 2 ही, यानी कि वैसे पहला चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कदीर ने मुझे कहा कि सर ये लैपटॉप अपना 1 लाख रुपए में मुझे सेल कर दें, पेमेंट मैं आपको कर दूंगा 6 महीने के बाद, लेकिन लैपटॉप मुझे अभी दें। अच्छा, मैंने इसकी भी ये बात मान ली। अब हुआ क्या कि मैंने लैपटॉप उठा के इसको दे दिया, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि कदीर को तो कुछ मिल गया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो मुझे ये बताएं कि जब कंसिडरेशन ही ना हो तो एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ी दूर की बात। तो मुझे बताएं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना है? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बना है तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? वो जो कदीर ने वादा किया 6 महीने पे करने का, वो वादा ही मेरे लिए क्या बन जाएगा? वो कंसिडरेशन बन जाएगा। ऐसे ही मेरा ठीक हो गया, सियाने लोग आप लोग। ले मेरे बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था कि हर एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस होती क्या है, कि जिस बंदे को ऑफर की गई थी जब वो सेंड शो कर दे उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कैसे होती है? उसी तरह बोलकर, लिखकर या बाय कनेक्ट। फिर हमने कहा कि एक्सेप्ट सॉरी हाँ, कम्युनिकेशन कैसे होती है, ठीक हो गया। और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? हाँ, ये लाजमी है। किसके लिए? जो एक्सेप्टर है उसके लिए, जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आ जाए तो एक्सेप्टेंस की। और ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जब लेटर लिखकर ऐसे पोस्ट कर दिया जाए कि ऑफरी की पहुंच से बाहर निकल जाए। ऐसे था मेरे बच्चों। फिर हमने कहा था कि हर एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती, वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए कुछ एसेंशियल्स या कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है। ऐसे था मेरे बच्चों। उन एसेंशियल और कंडीशन में से सबसे पहले क्या था कि एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल, यानी कि जिस तरह ऑफर ने ऑफर दी थी उसी तरह आपने माननी है, उसी तरह ऑफर को एक्सेप्ट करने को कहते हैं आपने एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस दी है। लेकिन साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये ना हो कि उसकी सारी बातें मान रहे हो लेकिन आप अपनी तरफ से कोई बात ऐड करें। अगर आपने अपनी तरफ से कोई बात ऐड कर दी, इसका मतलब आपने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी है। तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए, यानी कि उसकी भी पूरी माने और अपनी तरफ से भी कोई कंडीशन ऐड नहीं करनी। ऐसे था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेंस बाय डिफॉल्ट, अगर तो उसने मॉड बता दी, पहले तो चले बात करते हैं, अगर उसने मॉड बता दिया तो लाजमी तौर पे उसी मॉड में एक्सेप्टेंस देनी है जिस मॉड में उसने बोल दिया हो। लेकिन अगर उसने कोई मॉड ना बताया हो तो फिर आपने किस मॉड में एक्सेप्टेंस देनी है? रीजनेबल मॉड। और रीजनेबल मॉड क्या होता है बोला? जो हाँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो आज के दौर में है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, अज्यूम कर लो उसने बोल दिया कि मुझे इस मॉड में एक्सेप्टेंस चाहिए, और ऑफरी ने उस मॉड में एक्सेप्टेंस ना दी हो, उसके बाद क्या हो? फिर दो तरह की सिचुएशंस होंगी। किसके लिए? ऑफर के लिए। अगर तो वो उस एक्सेप्टेंस को नहीं मानना चाहता तो रीजनेबल टाइम में वो इंसिस्ट करे कि भैया मुझे उसी मॉड में एक्सेप्टेंस भेजो जिस मॉड में आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया, और रीजनेबल मॉड में इंसिस्ट करे। ये ना हो कि 6-7 महीनों के बाद वो कह रहा हो इस बात को कि भैया मैंने तेरे इस मॉड को एक्सेप्ट नहीं किया था, उस मॉड को जो तूने उस वक्त भेजा था, तो इस मॉड को कहेगा बड़ी बड़ी जल्दी पता चल गया तुझे। तो रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम पता नहीं क्या है, वो तो कानून डिसाइड करेगा। और उसके बाद अगर उसने रीजनेबल टाइम के अंदर इंसिस्ट ना किया तो फिर हम समझेंगे कि उसने उसके उस मॉड को ही एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे ही था मेरे बच्चे। उसके बाद डिस्कस हुआ था इंतहाई इंपॉर्टेंट कि अगर आपने किसी चीज की एक्सेप्टेंस देनी हो तो ऑफर का पता होना चाहिए। अगर ऑफर का पता ही ना हो तो मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस नहीं होती। अब हम बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर उसने, मान लो कि जब उसकी कोई चीज गुमी थी, उसने कहा था कि एनी पर्सन अगर उस चीज को ढूंढ के लाके मुझे दे देगा मैं उसको इनाम दूंगा। तो सर उसने लिख दिया जब एनी पर्सन, तो फिर उस बंदे को ऑफर का पता हो या ना पता हो, उसने तो पे करना है उसको, जो भी नाम हो। भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने एनी पर्सन लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, जिस बंदे ने ऑफर को एक्सेप्ट करना है उस बंदे को ऑफर का पता होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस होती ही तब है जब आप ऑफर आपके नॉलेज में आ जाए। अगर ऑफर नॉलेज में ही नहीं आई तो एक्सेप्टेंस कहां से आई? याद रखोगे। तो ऑफर के नॉलेज होने के बगैर दी हुई एक्सेप्टेंस किसी भी सूरत में वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। याद रखोगे। इसलिए ये जितनी मोस्टली वो चीजें गुम होने के ही मेरे बच्चे बता रहा था। ये कोई लाइट शायद ज्यादा है, चलें। नहीं बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ऑफर एक दफा एक्सेप्ट हो जाए तो उसके, हाँ ये फिर भी सही है, ऑफर एक दफा एक्सेप्ट हो जाए तो उसके बाद रिजेक्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं रिजेक्ट हो सकती? भाई कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो उसके बाद आप उसको रिजेक्ट कैसे कर सकते हो? तो ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, इसमें एक और चीज थी, एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज बीन रिजेक्टेड अर्लियर,
कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की थी अपनी ये बाइक भेज दो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। याद है, ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इनकार हो गया, ऑफर खत्म है। उसके बाद वो ऑफर नहीं रही जो पहले वाली ऑफर थी, मिस्टर ए ने जो पहले ऑफर की थी ये वाली, ये ऑफर तो किसी सूरत नहीं रही। हाँ, उसके बाद अगर कोई वजह हो, इसने बाद में कह दिया कि चल मैं तेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो मेरे बच्चे फिर ये एक्सेप्टेंस नहीं, बल्कि अब ये नई ऑफर है, ये नई ऑफर है, बिल्कुल नई ऑफर ये कर रहा होगा। फिर उसकी मर्जी है उस ऑफर को माने या ना माने। बेटा काउंटर ऑफर नहीं है फिलहाल, इसको बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उसने इनकार कर दिया था पहली ऑफर में। जब इनकार कर दिया वो तो रौले में हो गया। हाँ, काउंटर ऑफर मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो बार्गेनिंग में होती है। उसने इनकार ना किया हो, लेकिन उसको कह रहा हो कि ठीक है भैया मैं बेचूंगा तो सही आपको बाइक, लेकिन इतने की बेचूंगा, फिर हम उसके लफ्ज बोलते हैं ये काउंटर ऑफर है। जब उसने इनकार कर दिया था, इनके दरमियान ऑफर ऑफरी वाला ताल्लुक ही खत्म हो गया था। ये मजीद ऑफर नहीं रहा और ये मजीद ऑफर नहीं, वो ताल्लुक ही खत्म हो गया इनकार के ऊपर। तो फिर जब ये दोबारा उसको कह रहा था अब मैं बाइक खरीद लेता हूँ, ये एक्चुअली काउंटर ऑफर नहीं, ये बिल्कुल नई ऑफर है। यार हो गई इस बात? लो बेटा, an offer once accepted if it यानी कि cannot be accepted if it has been terminated earlier। terminated और rejection में फर्क का तो पता चल गया था। खुद इनकार कर दो तो रिजेक्शन है, कानूनी तौर पे ऑफर खत्म हो जाए तो उसके लिए टर्मिनेशन बोलते हैं। और कानूनी तौर पे कितनी जगह थी जहां पे हमने डिस्कस किया था, है वक्त गुजर जाए, रीजनेबल टाइम रखा था बीच में, यानी कि टाइम ना बताया हो, वक्त गुजर जाए, रीजनेबल टाइम, यानी कि टाइम ना बताया हो, रीजनेबल टाइम गुजर जाए, टाइम बताया हो वो टाइम गुजर जाए। अगर मान लो ऑफर की गई हो और टाइम टाइम आया करो, सवाल पूछा करो। आज पता है ना आपका टेस्ट भी है। हाँ हाँ मुझे पता है सर, भूल भाल गए होंगे। हाँ सर पी के बैठे हैं ना यहाँ पे सुबह सुबह लस्सी, सर भूल गए होंगे। बेटा हर बंदा सवाल का जवाब देगा तो क्लास से निकलेगा। ये भी चैप्टर कंप्लीट होने दें। ले बेटा, ये भी होगी बात, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। लो बेटा आज यहां से शुरू करना है, अगर आपको याद हो। ऐसे ही है ना, या हो गया था ये, नहीं हुआ था। लो बेटा, ये हम वैसे हमने पहले ही पढ़ लिया एहतियातन। क्या एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह ऑफर रिवोक हो सकती है उसी तरह एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है। याद करने मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था, चले दोबारा बना लेते हैं जल्दी से। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की और ये ऑफर लेटर लिखा मेरे बच्चे, आज की तारीख भूल जाए, 17 अप्रैल को। और ये ऑफर का लेटर मेरे बच्चे मिस्टर बी के पास पहुंचा है 22 अप्रैल। और मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा है मेरे बच्चों 25 अप्रैल। और ये एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर ए तक पहुंचा है 28 अप्रैल। लो बेटा बताओ, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई ऑफर के लिए? और कानून क्या है? ऐसे पोस्ट होगी ऑफर की पॉइंट से बाहर निकल। और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के लिए ऑफर के लिए कब कंप्लीट हुई है? 28 को। याद है बचपन में हमने डिस्कस किया था ये दोनों एरो से कैसे क्या पता चल रहा होता है कि अगर ऑफर अपनी ऑफर वापस लेना चाहता है तो ये टाइम है उसके पास, यहाँ इससे पहले पहले। और अगर एक्सेप्टर भी अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता है तो कानून ने अभी भी इसको मौका दिया हुआ। देखो ऑफर देने के बाद जब ये एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट हो गया, वो अपनी ऑफर वापस नहीं ले सकता, उसके लिए काम खत्म। लेकिन हमने डिस्कस किया था कानून ने अभी मौका दिया है किसको? एक्सेप्टर को, कि भैया अगर आप अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहते हो तो आप भी अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकते हो। लेकिन एक्सेप्टेंस वापस लेने का टाइम कौन सा होगा? जब तक आपकी एक्सेप्टेंस ऑफरी के नॉलेज में ना आए, उससे पहले पहले, सॉरी ऑफर के नॉलेज में ना आ जाए उससे पहले पहले आप बाकी बाकी उन्होंने नोट किया, बाकी ऐसे 7 साल लगे होंगे मेरी बात में, तो बोले क्यों नहीं? अच्छा चलें ठीक हो। तो एक्सेप्टेंस की मेरे बच्चे रेवोकेशन हो सकती है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हो जाए एज अगेंस्ट ऑफरी। ऐसे मेरे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि कदीर ने कहा कि सर ये मोबाइल मुझे 10,000 का बेचेंगे, मैंने कहा कि मैं बेच दूंगा, लेकिन जब मैंने बोला इसको सुना ही नहीं। यानी कि मेरी जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन अभी मेरे बच्चे इसके नॉलेज में आ गई नहीं, इसका मतलब है अभी अभी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। यानी कि यही वाला लेटर वाला मामला ये आमने सामने भी होता है, ये ना समझे कि मामला सिर्फ खत के मामले में ही है। तो कदीर ने दोबारा कंफर्म किया कि सर आपने क्या बोला? मैंने कहा कि मैंने नहीं बेची, एक्चुअली मैंने अपनी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले पहले उसको रिवोक कर लिया है। याद रखोगे, बोला तो था पहले लेकिन भी नॉलेज में नहीं आया था।
तो वो कंफर्म कर रहा था, मैंने कहा कि ले, इसका मतलब अभी इसके नॉलेज में नहीं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले लेता हूँ यार। लेकिन अगर वो सुन लेता उसके बाद में अपनी एक्सेप्टेंस वापस नहीं, तो इसी तरह के सेम रूल्स हैं, मिलता जुलता, ये ना समझना कि ये खत बिल्कुल ही डिफरेंट है। ले बेटा, कहता कि अगर एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है तो कब तक रिवोक हो सकती है, सादा सा एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कंप्लीट ना हो जाए। ऑफर रिवोक हो सकती है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफर पूरी ना हो जाए, यही था ना। ऑफर उस वक्त तक रिवोक हो सकती है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफर कंप्लीट ना हो जाए, और एक्सेप्टेंस उस वक्त तक रिवोक हो सकती है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट, क्योंकि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफर तो इसी वक्त कंप्लीट हो गई थी ना मेरे बच्चे, जब लेटर पोस्ट हुआ था, ऐसे ही था कुछ। तो पढ़े ऊपर, कहता है एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट हुई है बोला, 28, जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आ गई। मुश्किल बात है तो नहीं ना, थोड़ा बहुत तो समझ आ गया ना जी सारा चल क्या रहा। सब बच्चों को, या अभी कुछ सोच ही रहे, पता नहीं बाकी लोग कैसे बता देते हैं, क्योंकि लाजमी एक दो बच्चा ऐसा होता है जो हमेशा सोच रहा था यार यार इन लोगों को कैसे पता चल जाता है ये हो क्या रहा है। ये बताते नहीं है ये बच्चे, ये छुपे रहते हैं, ये पेपर भी पास कर लेते हैं, क्योंकि आधी चीजें तो इनको समझ ना भी आए कोई दिक्कत नहीं, आधी आ जाती हैं, क्योंकि ये क्लास में आते हैं रोजाना, चल क्या रहा है इनको को नहीं पता, लेकिन कुछ चीजों का पता चल भी जाता है। लेकिन कई बच्चे वो ऐसे भी होते हैं जिनको वो कहते हैं समझ नहीं आ रही है, यूट्यूब से करूंगा, वो तो कोई बड्डा बैठा है ना क्या समझा देगा। अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो फिर कहीं पर भी नहीं आनी, पक्की बात है। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह माफ करे कि मैं इस तरह पढ़ने, नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है पढ़ने पढ़ाने का वो तो यही है पर्सनली। अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो वहां पे तो फिर जाहिर बात है दिक्कत होगी, मैं ये इस लिहाज से मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे बहुत अच्छे होंगे, वैसे कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे दिक्कत है तो वहां पर भी खुदा के लिए, इसलिए क्लासेस में आना ना छोड़े। इतनी बड़ी मोटिवेशन की बात कर दी मैंने, नहीं भी समझ आ रही होगी पास फिर भी हो जाते, पता नहीं कैसे हो जाते। ले बेटा, आजा आजा चौधरी। और इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती ना आने वाले को ना जाने वाले को, जब मर्जी उठे चले जाएं, कोई नहीं रोकेगा आप, और जब मर्जी दिल करता आ जाए। प्रोफेशनल हो ना आप लोग, आप लोगों को तो शर्म आनी क्यों नहीं है, क्लास के दौरान आ रहे हो जा रहे हो। लेकिन मुझे तो शर्म आती है ना रोकते हुए, आने वाले को रोकते हुए और जाने वाले को रोकते हुए, क्योंकि मैं अपने आप को प्रोफेशनल ही समझता हूँ, और टाइम टाइम आया करो। ले, वापस आए मेरे बच्चे। ये सारा मैं मेरे बच्चे एक पूरा है, और यहाँ पे कम से कम हमने कोई 12 से 13 सवाल करने हैं। ये आई कैप का कंप्लीट एक वो तरीकाकार होगा, जैसे यानी कि जो टोटल आई कैप सवाल पूछ सकते हैं ना इसके अंदर, वो सारे के सारे कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले ना अगला टॉपिक भी जरा थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। हम बात करने लगे रेवोकेशन। रेवोकेशन किसको कहते हैं, मतलब ऑफर करो उसको वापस ले लेना, या एक्सेप्टेंस दो उसको वापस ले लेना, यानी कि कोई चीज समझ लो कि बाद में मुकर जाना, मना कर देना, उसको क्या बोलते हैं, रेवोकेशन, या कैंसिल कर अल्फाज। लो बेटा, रेवोकेशन की भी कम्युनिकेशन होती है, और ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है इसको जरा थोड़ा सा जरा देखिएगा। कम्युनिकेशन, अच्छा पहले तो उसी तरह सबसे पहले हमने पढ़ी थी ऑफर, और ऑफर के बाद टॉपिक आया था कम्युनिकेशन। ऑफर थी और ऑफर की कम्युनिकेशन कैसे हो सकती थी मेरे बच्चे, बोलकर, लिखकर या बाय कनेक्ट। फिर हमने पढ़ा था एक्सेप्टेंस, फिर एक्सेप्टेंस के बाद एक टॉपिक आया था कम्युनिकेशन। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कैसे होती थी बोला, बोलकर, लिखकर या बाय कनेक्ट। फिर जब हमने ऑफर का टॉपिक पढ़ा था उसकी कम्युनिकेशन के बाद दूसरा टॉपिक था कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। हमने कहा था कि ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। फिर हमने एक्सेप्टेंस पढ़ा, एक्सेप्टेंस के डेफिनेशन के बाद आई एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, और उसके बाद टॉपिक आया था एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। फिर हमने क्या पढ़ा था बोला, किसके लिए है, कि ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती थी, जब लेटर पोस्ट हो जाए, और एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती थी, जब उसकी एक्सेप्टेंस ऑफर के नॉलेज में आ जाए। ऐसे था मेरे बच्चे। अब हम पढ़ रहे हैं रेवोकेशन। उसी रेवोकेशन का सादा मीनिंग क्या है, यानी कि कोई चीज ऑफर करके उसको रिवोक कर लेना, या एक्सेप्टेंस करके उसको रिवोक कर लेना। फिर अब इसकी कम्युनिकेशन, उसी तरह हेडिंग, इसकी कम्युनिकेशन कब होती है वाला, कैसे कर सकते हैं वाला, कब नहीं, कैसे कर सकते हैं इसकी कम्युनिकेशन, बोलकर, लिखकर या बाय कनेक्ट। और आखिरी टॉपिक है
यानी कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? सेम उसी तरह जरा थोड़ा सा, क्योंकि चैप्टर पढ़ते हुए आई कैप की वो किताब बच्चे कहते हैं ना औखी होती है, मैं कहता हूँ बड़ी कमाल की किताब है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले को इसमें है क्या। ये किताब बातें करती है दिन रात आपके कानों में, मेरे कानों में बातें करती है, तो कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मार्केट के अंदर कम ही है कोई आई कैप की किताब पढ़ाता हो। तो एक खास लगाव है, अक्सर गिले शिकवे करती है मुझसे किताब कि सर उस बच्चे ने किताब खरीदी लेकिन उसने बाद में मुझे छोड़ दिया, उसने कहा कि मैं मुश्किल हूँ। तो सर मैं मुश्किल तो नहीं, उसने मुझे तो देखा भी नहीं, एक दफ़ा पढ़ने की कोशिश तो करता, मैं आसान थी, लेकिन उसने मेरी ही की हुई बातें किसी और जगह पे और ज़्यादा पैसे देकर वो बातें पढ़ रहा है, सर समझ उसको वहां भी नहीं आनी, मैं कसम उठा के कहती है, इस तरह की बातें ये मुझे बताती है। चलें खैर वापस डरा रहा होता हूँ आपसे, मैंने कहा वो पिछली बातें भूल जाए ना, अब अगली बात भी तो करनी है। ले बेटा टॉपिक क्या है? रेवोकेशन। रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? बोलकर, लिखकर या बाय कनेक्ट। रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? ये स्यापा है कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। लो ये रूल बताने लगा, जरा ध्यान रखिएगा। रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? चाहे ऑफर की रेवोकेशन हो, चाहे एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन, सेम असूल है इसके लिए, जैसे ऑफर और एक्सेप्टेंस अलग नहीं। जो बंदा रेवोकेशन कर रहा होता, जो बंदा रेवोकेशन कर रहा होता है, चाहे ऑफर अपनी ऑफर की रेवोकेशन करे, चाहे एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन करे, जो बंदा रेवोकेशन कर रहा होता है, जब वो रेवोकेशन का लेटर लिखकर पोस्ट कर देता है, करने वाले के लिए, रेवोकेशन करने वाले के लिए रेवोकेशन की कम्युनिकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है जब वो लेटर लिखकर पोस्ट कर देता है। कानून कहता है भाई तूने तो कर दी ना, बस रौला मुक्का तेरे लिए। रेवोकेशन करने वाले के लिए रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है वाला? जब वो लेटर लिखकर पोस्ट कर देता है, और ऐसे पोस्ट कर दे उसकी पहुंच से बाहर निकले, रौला मुक्का बस। सर आपने कर दी रेवोकेशन। अच्छा हम ये नहीं बात अभी कर रहे कि वो वैलिड है कि नहीं, वो लेना मामला है। रेवोकेशन वैलिड है कि नहीं वो लेना मामला है। हम कानूनी तौर पे सिर्फ रेवोकेशन की कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जो बंदा रेवोकेशन कर रहा हो, करने वाले के लिए जब वो लेटर लिखकर पोस्ट कर दे, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। और जिसके लिए कर रहा है, अगर तो ऑफर अपनी रेवोकेशन, ऑफर अपनी ऑफर वो कर रहा है, तो किसके लिए कर रहा है? एक्सेप्टर के लिए। अरे एक्सेप्टर अपनी रेवोकेशन, एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन वो कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? ऑफर के लिए। भाई मैंने अपनी वापस ले ली एक्सेप्टेंस, चले खैर वापस आओ। रेवोकेशन करने वाले के लिए रेवोकेशन उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है जब वो लेटर लेकर पोस्ट कर, और जिसके लिए की गई हो जब उसके नॉलेज में आ जाए। सादी सी बात, जिसको रेवोकेशन की है जब उसके नॉलेज में आ जाए, और जिसने की है जब उसने लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया। ये सारे असूल आपको, ये आखिरी बात है हमारे इस चैप्टर की, कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। अगेन आप पूछेंगे किसके लिए, यहाँ पे आपने फौरन ये कह देना कि जिनके सेम, जिस तरह हमने एक्सेप्टेंस की बात की थी ना, कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, किसके लिए। आपने हमेशा पूछा करना है जब भी बात हो कि सर रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है, आपने पूछा करना सर किसके लिए। यहाँ पे लेकिन यह पूछूंगा यहाँ पे ये, जिसने रेवोकेशन की है जब वो लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया सर, और जिसके लिए की है जब उसको रेवोकेशन का लेटर मिल जाएगा। क्या रखोगे? ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? बेशक निशैया, मुझे पता था, है? पता तो आपने एक दो आंसर सही बताया हुआ, फिर मेरी निगाह चली जाती है उस बंदे की तरफ जल्दी, या तो हमेशा गलत बताया करो, फिर भी मेरी निगाह उसी बंदे पे रहती है। चले ले बेटा, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? ऑफरर के लिए लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया जाए, और ऑफरी के लिए जब उसकी एक्सेप्टेंस का लेटर, चलो, और रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? रेवोकेशन करने वाले के लिए और जिसको की हो। चलें जरा पहले इसको अभी देख लेते हैं कि आपको एक चीज थोड़ी बहुत समझ आई है कि नहीं। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, ये मिस्टर ए है, इसने ऑफर का लेटर लिखा है आज 17 अप्रैल। इसका ऑफर का लेटर मेरे बच्चे मिस्टर बी को मिला है 19 अप्रैल को। चल 22 कर ले यार, इसने कहना कि घर में भी नहीं कोई मानता, यहाँ पर भी मानता। 22 अप्रैल को लोड। उसके बाद इसने एक्सेप्ट, चलें चलें लिख लेते हैं एक्सेप्टेंस 25 अप्रैल को, उसी तरह की बात। और मेरे बच्चे इसकी एक्सेप्टेंस का लेटर मिस्टर ए तक पहुंचा 1 मई। मजदूरों का दिन होता है ना मेरे बच्चे, आप लोगों को 1 मई। ठीक हो गया?
तो चलो पहले तो पुरानी बातें याद कर लेते हैं। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है मिस्टर ए के लिए और मिस्टर बी के लिए? ये तो समझ आ गई ना आप लोगों को? ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे मिस्टर ए ने क्या किया, अपनी ऑफर की रेवोकेशन का लेटर लिख, ये ऑफर की रेवोकेशन का लेटर है और ये इसने लिखा है मेरे बच्चे 19 अप्रैल को। और ये रेवोकेशन का लेटर मेरे बच्चे मिस्टर बी को मिला है 24 अप्रैल को। नजर आ रहा है 24 अप्रैल। अभी ये नहीं बताना कि ये रेवोकेशन वैलिड है कि नहीं, वो अलग क्वेश्चन है। जब वो कम्युनिकेशन की बात करेगा सिर्फ आपने कम्युनिकेशन का बताना है। अच्छा ये बताओ रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है रेवोकेशन करने वाले के लिए, मिस्टर ए के लिए? 19 को, जब उसने लेटर ऐसे लिखकर पोस्ट कर दिया उसकी पहुंच से, उसके लिए कंप्लीट होगी। मतलब कानून ये कहना चाहता है सर आपने तो कर दिया ना, आपने आपकी तरफ से तो काम खत्म, और जिसके लिए की है उसके उसके लिए कब कंप्लीट होगी? और 24 जब उसके नॉलेज में आ गई। अब अगली तीसरा सवाल यहां पे पूछेगा, अच्छा बताओ ये रेवोकेशन वैलिड है कि नहीं? बताओ वैलिड है कि नहीं? क्यों वैलिड है बोला? क्योंकि ये रेवोकेशन वैलिड, क्या रखोगे? कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा अगर रेवोकेशन इस तरह को आगे थे, अगर इसने एक्सेप्टेंस का लेटर उसके बाद लिखा है, क्या इसकी कोई अहमियत है? कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? ताकि इसका भी आपको पता हो ना, ये तो सिर्फ मैं सारी चीजें समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तारीख अभी भी लिखी है सर, फिर वो जब 24 को रेवोकेशन आ गई तो फिर इसने लेटर क्यों लिखा है? अब ये भी तो, वो तो हमने पहले लिख ली थी तारीखें, लेकिन अगर मैं बता भी दूं, अगर उसके बावजूद उसने 25 को लेटर लिखा था, 24 को जब रेवोकेशन मिल गई थी, इस एक्सेप्टेंस की कोई हैसियत नहीं है। जी बेटा कोई सवाल था? हाँ वो भी बात कर लेते हैं। लो भैया, रेवोकेशन का लेटर इसको मिला है 26 अप्रैल। आप मुझे बताओ रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? हाँ ये जरूरी है, मुझे ये था कि आप फौरन से बोलेंगे 26 को। तो मिस्टर बी के लिए और ए के लिए, अब बताओ वैलिड है कि नहीं रेवोकेशन? क्योंकि 25 को उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिख दिया, यानी कि पोस्ट कर दिया था। लिखना खाली काफी नहीं है, माजरत, उसको पोस्ट कर दिया था। आप लोगों ने सही लफ्ज बोला, मैंने गलत बोला। आपने अपनी गलती मान लिया करो सर, अगर हमने गलतियां मानना शुरू कर दी तो रुल ही गए ना, फिर तो हम हर वक्त गलतियां मानते रहेंगे। लहजा का कर सवाल अल्लाह करे इसके नामा माल में ना गुनाहों वाला सफा इसका ऐसा ही हो। लो बेटा, कोई गुनाह ही नहीं है यार, कोई बुरी बात की है मैंने, कोई बदवा दी है? अच्छा आपको लग रहा है कि राणा बड़ा बुरा बंदा है, ये छोटी छोटी बातों पे लोगों को बदवाएं देते? नहीं मैं दुआ दे रहा हूँ तो आप लोगों को पता नहीं चलता। नहीं मेरे बच्चे, नेक्स्ट पढ़ लें इसको, रीड कर लें। जिन बच्चों ने आई भी पढ़ा उन लोगों को पता कि मैं इतना बुरा नहीं। क्योंकि कई लोगों के विचारों का चेहरा इस तरह पर, लोग मुझे अक्सर कहते हैं राणा साहब छोड़ो पहले तुम बदमाशी बदूशी कराया करो आप टीचिंग क्यों करते हैं? नहीं तो कहते हैं राणा साहब आपको ये जो आप लॉयर हो वो आपको ज्यादा प्रोफेशन सूट करता है, अब उधर जाए यहाँ पे क्या कर रहे हो? हैं? लेकिन भरत उनको क्या पता है? दिल दिल का मामला भैया, शक्ल और दिल में फर्क हो सकता है? ऐसे ही जैसे आप लोग कितने मासूम हो लेकिन अंदर आप पैसा इकट्ठा करना है। ये मासूम मासूम बच्चे सिग्नेचर कर करके पैसा इकट्ठा करेंगे, तो इसलिए मेरे बच्चे दोनों में फर्क है। तो बेटा रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? किसके लिए? ये देखो मेरे बच्चे, उसी तरह जिस तरह आपने एक्सेप्टेंस का पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह आपको डिफाइन करके दे, कहते हैं कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी एज अगेंस्ट अ पर्सन मेकिंग इट। हाँ यहाँ पे जाहिर बात है कि रेवोकेशन करने वाले के लिए और जिसके लिए रेवोकेशन की है ये उस लिहाज से बताएगा। जबकि एक्सेप्टेंस के लिए क्या था? एज अगेंस्ट ऑफर और एज अगेंस्ट ऑफरिंग। यहाँ पे ये नहीं होगा एज अगेंस्ट ऑफर एज अगेंस्ट ऑफरिंग, यहाँ पे ये होगा एक एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन। वो भी बात कर लो। अच्छा मिस्टर बी ने क्या किया, अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर कब लिखा था? 25 को, और ये मिस्टर ए तक कब पहुंचा? 1 मई को। अच्छा मिस्टर बी ने क्या किया, अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर लिख दिया 24 को। हाँ मैं यही सोच रहा था कि कौन कितना गौर करे, एक के अलावा माशाल्लाह बाकी अगली बात सोच रहे थे सर ने क्या कौन सी तारीख लिखनी। चलें भाई, कैसे हो सकता है कि एक्सेप्टेंस दी ना हो, रेवोकेशन का लेटर पहले लिख दिया हो? 25 को एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा और अज्यूम कर लो 26 को उसने रेवोकेशन का लेटर लिखा,
और ये रेवोकेशन का लेटर मिला है मेरे बच्चे 2 मई को, मिस्टर ए। अब मुझे बताओ रेवोकेशन वैलिड है कि नहीं? रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? जिसने रेवोकेशन की है मिस्टर बी, और जिसके लिए की है। अच्छा, ये सबको समझ आएगी ना इस बात की? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक हो, अब रीड कर लो मेरे बच्चे। कह रहे कि रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जिस एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग, जो बंदा कर रहा हो रेवोकेशन, और जिसके लिए की गई, जो बंदा कर रहा है रेवोकेशन और जिसके लिए की गई हो। जो बंदा कर रहा है रेवोकेशन उसके लिए कब कंप्लीट होती है? जब वो रेवोकेशन का लेटर ऐसे पोस्ट कर दे उसकी पहुंच से बाहर निकले, उसको दोबारा हासिल ना कर सकता। और जिसके लिए की है उसके लिए जब उसके नॉलेज में आए। फिर अगली बात देखेंगे वो वैलिड है करें। कम्युनिकेशन का वैलिडिटी से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, वो वैलिड मामला है। जैसे यहाँ पे पहले हमने कम्युनिकेशन की बात की कब कंप्लीट हुई, उसके बाद हमने देखा वैलिड है कि नहीं, हमने कहा कि वैलिड नहीं है ये एक्सेप्टेंस की लेवल, क्योंकि 1 मई को उसकी एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंच गया था, रेवोकेशन का लेटर 2 मई को मिला है। तो एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन वैलिड नहीं है। वो तीसरा सवाल है, उसके बाद आएगा। पहले 2 सवाल पूछे, याद रखोगे इस बात को? लो बेटा, जी बेटा। एक आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पर मल्टीपल लोगों को कराएंगे तो फिर पूछेंगे। हाँ, वो जैसे चीजें खत्म होंगी थोड़ा मुक्का अक्सर होता है ना। जैसे मान लो कि मेरे, हाँ मैं कद्दू बेच रहा हूँ क्योंकि बड़ी पसंदीदा गजा है, तो मैंने कहा कि जो पहले आएगा उसको मान लो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर 15% डिस्काउंट, आओ ले जाओ। वो 2-4 बंदे आए, वो सारे लेके चले गए। फिर उसके बाद 5वां बंदा आया, उसके लिए कुछ है ही नहीं, थोड़ा मुक्का। तो ये थोड़ी है कि फिर मैं मजबूर हूँ। ये मेरे से अगेन की इन्विटेशन ऑफर ही होती है, ये ऑफर नहीं होती। जब चाहूँ उसको इनकार कर, इवन जो भागे आए उसको कहें कि अब मेरा इरादा बदल गया, कोई आपको मना नहीं कर सकता। आपको पता है बाहर सेल लगी होती है, उसमें 70% डिस्काउंट लिखा होता है, वो ऑफर नहीं है, इन्विटेशन ऑफ ऑफर ही। वो जब चाहे हम उसको उतार के उसके ऊपर लिख दें भाई फुल कॉस्ट के ऊपर ही हम बेचेंगे इसको, आपकी मर्जी। आप कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, फलाना कर लिया। वो कहेंगे नहीं नहीं सर, और अक्सर होता है उसी सेल के अंदर नीचे जूते पड़े होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये लिखा है हमने आपको इतने %, इसके ऊपर सिर्फ 1% डिस्काउंट है। कुछ इस तरह की तो मर्जी होगी। खैर वापस आओ, थोड़ा चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। ये बात एक रह गई थी कम्युनिकेशन। उसी तरह मेरे बच्चे, रेवोकेशन कैसे हो सकती है? बोलकर भी, लिखकर भी, और बाय कनेक्ट। अब इसको देखिएगा मेरे बच्चे। हम डिस्कस कर रहे थे कि अज्यूम कर लो कदीर ने, मैंने कदीर को ऑफर की, कदीर ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो। कदीर ने कहा कि मैं सोच के बताता। अभी एक्सेप्टेंस तो नहीं हुई, नहीं, मैं अपनी ऑफर रिवोक करना चाहता हूं। तो मैंने बोलकर इसको बोल दिया कि कदीर अब मैंने मोबाइल नहीं बेचना, कोई दिक्कत तो नहीं, ऑफर रिवोक होगी। या मैंने लिखकर इसको कह दिया कदीर अब मैंने मोबाइल नहीं बेचना, बोलकर लिखकर तो समझ आ गई। अच्छा, मैंने ये मोबाइल किसी और को भेज दिया, कदीर अभी सोच रहा था, लेकिन ये मोबाइल मैंने किसी और को भेज दिया। पक्की बात है, मैंने एक्चुअली ऑफर क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। क्या बोलकर किया, लिखकर किया, या बाय कंडक्ट किया? तो रेवोकेशन में बच्चे उसी तरह बोलकर भी हो सकती है, लिखकर भी हो सकती है, और बाय। और ये बहुत कॉमन सी बात है इस तरह का मामला, ये सवाल अक्सर आते हैं इस तरह के। कि अभी आप सोच ही रहे थे, उस बंदे ने वो चीज आगे भेज दी, तो आपका सोचना एक्सेप्टेंस नहीं होती। इवन बात का कोई बंदा टाइम ले लेता है, कहते मुझे 2 दिन का टाइम दो, अगला बंदा दे भी देता है उसको 2 दिन, लेकिन 2 दिन से पहले वो किसी और को भेज देता है। भाई 2 दिन का टाइम देना एक्सेप्टेंस थोड़ी होता है। जब तक एक्सेप्टेंस ना हुई हो कॉन्टेक्ट होता ही नहीं। और अगली पार्टी क्या कर सकती है, अपनी ऑफर वगैरह रिवोक कर सकती है। याद रखोगे इसको। मैंने कदीर को कहा कि मोबाइल मुझसे खरीदो, कदीर ने कहा कि सर 2 दिन देंगे आप? मैं कहूंगा ठीक हो गया, फलाने दिन इतने बजे तक 12 बजे तक तेरे पास टाइम है, तय कर लिया था हमने आपस में, लेकिन मैंने उससे पहले भेज दिया। अब कोई कहेगा कि सर वो तो 2 दिन दिए थे, भाई 2 दिन दिए तो मेरी मर्जी ना, एक्सेप्टेंस तो नहीं होती 2 दिन देना, ये एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो मैंने उससे पहले भेज दिया, सो के हाँ, अगर ये कोई पैसे दे के मुझसे 2 दिन लेता फिर वैलिड था, सर ये ले पकड़े 100 रुपया, 2 दिन का टाइम दे। फिर था, फिर मुझे 2 दिन क्या करना था, वेट करना था। एक प्रॉपर कॉन्टेक्ट हुआ है, याद रखोगे इस बात की। इसलिए तो लोग क्या करते हैं अक्सर, बयाने शयाने कर देते हैं फौरन, ताकि रौला मुक्के और खाली हो ना। वैसे ही अगर वैसे ही, खैर वो तो बातचीत भी हो जाए, इट्स ओके।
लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे तो जो रिटर्न होना जरूरी है, जब तक रिटर्न हो फिर हम क्या करते हैं, एहतियातन कम से कम टोकन शोकन दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा अगले बंदे को इस बात का एहसास रहे। खैर वापस हो, ले बेटा, ये सिचुएशन होगी इस तरह की पेपर में, और यहाँ पे कम से कम कोई 13 से कोई 15 सवाल बनाएगा। मेरा ख्याल है एक एक करके तारीख लेकर आने की क्या जरूरत है, तारीखें सारी सामने लिखी हुई। तो मैं आपसे पूछता जाता हूँ सवाल, और सवालों के जवाब देते जाओ, और गिनते जाते हैं कि कितने का सवाल हो गए। सबसे पहला सवाल, बताओ कंप्लीट हुई है 17 को, ऐसे ही बोलो। बताओ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है ऑफरी के लिए। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता रहे हैं भाई, थैंक यू अब्दुल मालिक। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के लिए कब कंप्लीट हुई है? अच्छा, मैंने पहले ऑफर ही बोला था। अच्छा, जब सवाल नंबर 2, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के लिए कब कंप्लीट हुई है? 25 को। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरी के लिए कब कंप्लीट हुई है? 30 को। 3 सवाल हो गए, ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे नेक्स्ट देखिएगा, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने अपनी ऑफर की रेवोकेशन का लेटर लिखा मेरे बच्चे, ऑफर की रेवोकेशन का लेटर लिखा, और ये लेटर उसने लिखा है, अज्यूम कर लो 12 अप्रैल, सॉरी अक्टूबर है ये, 12 अक्टूबर। और ये रेवोकेशन का लेटर मेरे बच्चे मिस्टर बी को मिला है, अज्यूम कर लो 26 अक्टूबर को। बताओ यहाँ पे रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है मिस्टर ए के लिए? 5वां सवाल मिस्टर बी के लिए। रूल का तो याद है ना, करने वाले के लिए जब वो लेटर लिखकर पोस्ट करते हैं उसके पास, और याद है। अब बताओ ये वैलिड है कि नहीं, क्यों वैलिड नहीं? एक्सेप्टेंस 25 को हो गई है, ऐसे में भाई 6 सवाल हो गए, अज्यूम कर। 7वां सवाल एक जनरल होगा वैसे ही, अगर मिस्टर ए अपनी ऑफर रिवोक करना चाहता है तो किस तारीख तक कर सकता है? ठीक हो गया, यहां तक की बात कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्या होगा, मिस्टर बी, इसे ये भी तो अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हैं। मिस्टर बी ने क्या किया, अपनी एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन का लेटर लिखा मेरे बच्चों 26 अक्टूबर, और ये रेवोकेशन का लेटर मेरे बच्चे पहुंचा मिस्टर ए के पास 29 अक्टूबर को। अब बताओ 8वां सवाल, मिस्टर बी अगर अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहता है तो किस तारीख तक रिवोक कर सकता है? 9वां सवाल, एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है मिस्टर बी के लिए? जब लेटर लिखकर पोस्ट हुआ था। 10वां सवाल, बताओ एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन की कम्युनिकेशन मिस्टर ए के लिए कब कंप्लीट हुई है? 29 को, जब उसके नॉलेज में आई। अब बताओ 11वां सवाल, ये वैलिड है कि नहीं? ये वैलिड है, ऐसे ही। तो चलो मान लो कोई एक आधा और भी हो सकता है जो अभी शायद मेरे दिमाग में ना आ रहा। तो इस तरह करके मेरे बच्चे मैक्सिमम इस तरह सवाल बनाता है क्या, इसमें तारीखें सारी दे देगा आप, बस ध्यान रखना वहां पे कि ये क्या किस तरीके को क्या हो रहा हो। तो इस तरह के सवाल में काफी मार्जिन होता है उसके पास, कोई 4-5 नंबर का सवाल पूछ लिया करता है। तो आई होप कि मेरे बच्चे ये सारी चीजें आपको, शाबाश ऑनलाइन वाले बच्चों, लगे रहो लगे रहो। नहीं मैडम, नेक्स्ट देखिएगा, चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अब आपका कोई पहले तो सवाल है, वो सवाल बताओ, फिर आगे बढ़ें। क्योंकि अब हम करते हैं पास पेपर से चैप्टर फिर दोबारा से रिवाइज हो जाएगा खुद ब खुद ही, क्योंकि पक्की बात है वो सवाल इसी में से हैं, तो इंशाल्लाह वो रिवाइज हो जाएगा। 1-2 सवाल की कमी होगी, और लेटेस्ट जो पेपर होंगे, क्योंकि 2-3 हमने कोशिश करेंगे इंशाल्लाह क्लास में करेंगे, तो वो जो लेटेस्ट वालों जो सवाल होंगे वो शायद यहाँ पे ना हो। वैसे एक तो लेटेस्ट वाला उसके रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हुए हैं, उसके ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा हुआ 1.5-2 घंटे का। जब वो पेपर पूरा करेंगे फिर यानी कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर वो हमारे लिए रेलिवेंट है। एक का तो ऑलरेडी अटेम्प्ट लास्ट टाइम पूरा करवाया हुआ, वो पड़ा हुआ यूट्यूब के ऊपर, वो लिंक शेयर कर देंगे, पूरा डिस्कस हुआ हुआ।
जो आई कैप का लेटेस्ट जो आया था पेपर। उसके बाद जो एक दो और होगा वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे पास पेपर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जरा 22-23 तक होंगे, तो 2-3 अटेम्प्ट्स मिस होती हैं, ताकि हम क्लास में डिस्कस कर सकें। नहीं मेरे बच्चों, कल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे 5-10 मिनट के अंदर। आज जरा इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो करते हैं। कहते हैं कि डिफाइन एक्सेप्टेंस, कितना औखा सवाल है 11। अच्छा, एक और चीज दिमाग में रखिए, ये जो आई कैप के पास पेपर और उसके सोल्यूशन सुजेस्टेड सोल्यूशन, ये जरा थोड़े से लेट आने शुरू हुए। पुराने वक्तों के अंदर आई कैप के सुजेस्टेड सोल्यूशन नहीं हुआ करते थे, टीचर खुद बनाते थे। तो कई सवाल अपडेट कर दिए कि पुराने सुजेस्टेड सोल्यूशन कई नहीं किए, इसलिए जब आप पास पेपर देखोगे ना, तो आंसर के अंदर माशाल्लाह एमए की बातें भी होंगी जो टीचर उस वक्त कर दिया करते थे। तो उनको सिर्फ पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको सही वाला जो कंटेंट याद रखना है वो किताब वाला याद रखना, तो आपकी किताब के अंदर है, वो भी एक्स्ट्रा है, वो भी गलत नहीं है। देखो कई चीजें वो बिखरी हुई, पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ, क्योंकि आई कैप की ना किताबें हुआ करती थी, ना ही पता चलता था आंसर कैसे करना। तो नोट्स हुआ करते थे, इंडिया की किताबें हम पढ़ा करते थे, एमसी कुचल उसका नाम था किताब का, बड़ी कमाल की। आई कैप ने जितनी एग्जाम्पलें ली हुई है ना, सारी उसकी कॉपी पेस्ट की हुई है, क्योंकि इनकी अपनी अकल माशाल्लाह ऐसी ही है, पैसे ले लेते हैं। यहाँ पे देखना नाम होगा ABC है, तो वहां पे नाम होते थे ABC। अच्छा, इन्होंने क्या किया, ए जहां पे था उसका नाम अली रख दिया, जहां पे बी था नाम बिलाल रख दिया, जहां पे सी था उसका नाम चांद रख दिया, और जहां पे डी था उसका नाम दाऊद रख दिया। इतनी अकल इन्होंने इस्तेमाल एटलीस्ट की है, अकल इस्तेमाल की है नाम ले बेटा। और आई क्या भी माशाल्लाह उठा उठा के इनको मिलियंस में पे कर देता है, लो भाई ये किताब बनाई है आपने, कमाल किया कर दिया आपने उसको, क्योंकि मैंने अच्छे खासे पैसे दिए थे किसी को, मैंने सारी की सारी उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट किया था एग्जाम्पल्स, क्योंकि उस वक्त सॉफ्ट में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता। किसी को पे करके पेड प्रोजेक्ट मैंने करवाया, ताकि लॉ की जितनी वहां पे सवाल और एग्जाम्पल है वो सारी, और जिस दिन मैंने की वो माशाल्लाह आई कैप की किताब है उसमें सारी पहले से थी। बनाने का प्रोजेक्ट तो गया चले वापस है, यानी कि कल राणा कॉपी नहीं कर रहा, कोई और भी कॉपी कर रहा है लेकिन मैं तो जानबूझ के कर रहा था ना, मैं तो बच्चों को बताना था भाई वहां की जितनी एग्जाम्पल बड़े काम की हैं, आई कैप वहां से सवाल बनाता है, तो ये इसको पकड़ो इसको करो। डिफाइन एक्सेप्टेंस क्या होती है एक्सेप्टेंस वाला, जिस बंदे को ऑफर की गई थी, जब वो बंदा असेंट शो कर दे, तो ये क्या कहलाती है एक्सेप्टेंस। और कहता है कि व्हेन एन एक्सेप्टेंस इज कंसीडर्ड वैलिड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये आप जो पढ़ रहे हो ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, बताओ इसके तहत कब एक्सेप्टेंस वैलिड होगी, असेंशियल तो वैलिड एक्सेप्टेंस। अच्छा अच्छा, एनी आगे से राणा बैठा होगा, क्या ये सवाल है अच्छा अच्छा ठीक हो गया सर, वेरी गुड। पढ़ के को नहीं समझ आई थी क्या पूछ रहा हूँ मैं, कोई हाल नहीं बस। चले चलो तो चलो किताबें बंद करो ताकि वो सवाल भी जो आपसे सुनना है टेस्ट वो भी साथ साथ हो जाए। बंद कर दो, और जिन्हें पेंसिल रखी ना किताब के विच, वो मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना भी कोई जरूरी नहीं। माशाल्लाह किताब खुली भी हो फिर भी आपको कोई समझ नहीं आया। चलो बताओ, आसान सा सवाल है, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स। एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड, जो मॉड हो उस मॉड में, अगर ना हो रीजनेबल मॉड में, और अगली बात है पूरा जो किताब के अंदर टॉपिक है सारा लिखना है। ये नहीं करना कि अच्छा उसने सिर्फ एसेंशियल पूछे हैं, तो मैं वो जो 2 पॉइंट है ना कि जहां पे उसने कोई मॉड स्पेसिफाई कर दिया हो, मैं उस मॉड में एक्सेप्टेंस ना दूं, तो वो नहीं लिखता मैं, वैसे भी औखा है रहने देता, तो मेरा एक आधा नंबर भी बिला वजह कर देगा, और फिर 48-49 वाला बंदा कितना दुखी होता है, खुद सोचिए। तो मेरा ख्याल है कि आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे। तो अगर एक्सेप्टेंस उस मॉड में ना हो जिस मॉड में बोली गई हो, तो फिर जो ऑफरर है वो इंसिस्ट करेगा रीजनेबल टाइम में, अगर ना किया तो हम समझेंगे तो फिर मॉड कर सकते। फिर नेक्स्ट टर्मिनेट होगी या रिजेक्ट होगी, और ऑफर एक्सेप्टेंस देने के लिए ऑफर का पता होना जरूरी है, ऐसे ना। अच्छा किताब के अंदर यही है, लेकिन आप जब इसका पास पेपर में सोल्यूशन देखो ना उसमें कुछ और भी है, वो सिर्फ वैसे ही पढ़ लेना, लेकिन मेन आप किताब वाले ही उसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा कि सारे क्वेश्चन नई किताब के लिहाज से अपडेट नहीं हुए। बेटा नेक्स्ट टाइम देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं व्हाट इज द टाइम लिमिट आफ्टर विच ए प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड। वो टाइम लिमिट बता दें जिसके बाद ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, जब एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट हो जाए तो उसके बाद ऑफर रिवोक नहीं हो सकती, यही है ना मेरा। और शुरू चाहे यहां से कर देना कि ऑफर एक दफा एक्सेप्ट हो जाए तो उसके बाद रिवोक नहीं हो सकती,
और एक्सेप्टेंस कब होती है? जब लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया जाए, ताकि उसको सही से पता चल जाए तो भाई आप कहना क्या चाहते हो। गलत तो कुछ नहीं कह रहे ना आप, दोनों सही बातें हैं। चलें, ये तो बच्चों वाली बातें हो रही है अभी। सही तो वो एमसीक्यूज के अंदर आपको तंग करता है, अब यहाँ पे भी होता है, आगे देखना। ऑन व्हाट ग्राउंड ए प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड, ऑफर कब रिवोक हो सकती है? और मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल सारे लिखने हैं। ये क्या पूछ रहा है वो पेपर के अंदर? हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स ए प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड, कि प्रपोजल कब रिवोक हो जाती है और कैसे रिवोक कर सकते हैं। एक्चुअली वो क्या पूछ रहा है, वो मैनर पूछ रहा है मेरे बच्चे, कि ऑफर को कैसे कैसे रिवोक कर सकते हैं। तो कैसे कैसे कर सकते हैं? एक तो नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो एक्सेप्टेंस से पहले पहले, उसके बाद अगर तो टाइम हो, और टाइम ना हो तो रीजनेबल टाइम, और उसके बाद कॉन्ट्रा। जल्दी जल्दी आखिरी पॉइंट पे पहुंच जाओ। तरतीब तो थोड़ी बहुत, ये तरतीब रखना याद नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतने दिन हो गए भाई पढ़ते हुए, होगा। अच्छा, कॉन्ट्रा ऑफर होगी, उसके बाद ठीक हो गया, कंडीशन की फुलफिलमेंट नहीं हुई, उसके बाद हाँ डेथ और इंसेनिटी है। लेकिन डेथ और इंसेनिटी का रूल याद है ना, अगर कोई बंदा मर जाए या पागल हो जाए और उसके मरने या पागल होने की खबर एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफरी के नॉलेज में आ गई, ऐसे ही था, कोई रहा तो नहीं गया। लो बेटा, इसको जरा बताइए। कहता है कि मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम फॉर रुपीज 4 लाख। सनम एक्सेप्टेड द ऑफर एंड इनक्लोज ए पे ऑर्डर। उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उसने एक पे ऑर्डर इनक्लोज कर दिया, यानी कि उसको लेटर में भेज बंद करके भेज दिया। कितने का? 1.5 लाख रुपए का, विद ए प्रॉमिस टू पे द बैलेंस इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 62,500। यानी कि मुराद ने सनम को कहा कि ये गाड़ी है मेरे पास, ये 4 लाख की खरीद लो। उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद उसने 1.5 लाख रुपए का एक पे ऑर्डर भेज दिया, चेक भेज दिया, समझ लो। ये पढ़ेंगे थोड़ा सा, पे ऑर्डर आ जाएगा आगे चैप्टर नंबर 15 के अंदर। क्या उसने क्या कर दिया? 1.5 लाख रुपए का एक पे ऑर्डर भेज दिया, और बाकी उसने कहा कि मैं किस्तों में पे कर दूंगी। कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सप्लेन वेदर इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। है हाँ भैया, जिस तरह ऑफर हुई हो उसी तरह एक्सेप्ट करनी है। क्या मुराद ने यहाँ पे उसको कहा था कि किस्तों में पे करना? उसने किस्तों की बात करके एक्चुअली क्या कर दिया है? कॉन्ट्रा ऑफर कर दी है, कॉन्ट्रा ऑफर कर दी है। अब मुराद की मर्जी इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, याद रखोगे। और अगर मुराद चाहे तो इसको एक्सेप्ट ना करे, उसको कहे कि भाई आपने वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं दी तो मेरी तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन मुराद करना चाहे तो इट्स ओके, लेकिन ये कॉन्ट्रा ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा होगा फिर मुराद, ये याद रखिएगा। नहीं ना समझ आई बात की भाई? कहीं ऑफर ने जिक्र किया था कि किस्तों में मुझे पे करना? और ये आई कैप का फेवरेट सवाल है, देखना कितनी दफा आएगा अभी, 3-4 दफा तो अभी आ जाना ये सवाल। तो आई कैप इसी तरह उसको पूछता, और है ही क्या इसके अंदर। लो बेटा नेक्स्ट देखिएगा। कहता कि अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1872 लिस्ट द एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। और लिस्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ मेन मेन हेडिंग्स लिखनी है आप, उसको एक्सप्लेन करने नहीं बैठना। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस एक एक आधी आधी लाइन के अंदर बस पॉइंट बताते जाओ, किसी चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, बस मेन मेन पॉइंट बताते जाओ। तो पहला क्या था? नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो। क्या पूछा उसने? अच्छा वैलिड, सॉरी एसेंशियल, मैं रेवोकेशन सॉरी, वैलिड एक्सेप्टेंस के एसेंशियल मेरे बच्चे एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। उसके बाद मैनर, और अगर ना हो तो रीजनेबल मैनर। उसके बाद रिजेक्ट ना हुई हो, टर्मिनेट ना हुई हो, और उसके बाद हाँ ऑफर नॉलेज में होनी चाहिए। ऐसे मेरे बच्चों, लो बेटा नेक्स्ट देखो जरा। 3 सितंबर को, अब वहां पे लेड पेंसिल साथ ले जाइएगा, क्वेश्चन पेपर के ऊपर थोड़ी बहुत चीजें बना लीजिएगा, कोई इतना ज्यादा वो जुल्म नहीं करते। रबर साथ रख लीजिएगा, जब वो पास आए तो बता दो, यही ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन काम की चीज ना बता देना, कोई इतना भी कोई नहीं होगा, थोड़ा सा पेज पढ़ लेना। आपने कौन सा किसी के लिए है? उनको क्या मजबूरी है? मैं गजनी हूं, मैं काम ही ऐसे करता हूँ, है? कोई दिक्कत नहीं होगी। ले बेटा नेक्स्ट देखिए। कह रहा मैं भूल जाता हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा लिखा है सर, इतना तो जुल्म ना करें। और वैसे भी उनको तरस आ रहा होता है एग्जामिनर को, आप लोगों को। सही बात है, वो कोई जुल्म नहीं करते वहाँ। वो कहते हैं कि भाई आप कर लो, सीए के बच्चे बैठे हुए, ये कोई उस तरह के नहीं जो माशाल्लाह पूरी पूरी किताबें मोबाइल सब कुछ साथ लेकर देख देख के लिख रहे होते, फिर भी बेशर्म फेल हो जाते। ये वो वाले बच्चे नहीं।
कहता कौन 3 सितंबर 2000, देखो ये बड़े सारे एग्जाम है, उनके अंदर अन्य बार नकल चल रही होती है। देखो वो जो नकल करने वाले जिनके सामने किताबें पूरी होती है ना, वो बच्चा कभी टॉप नहीं करता। फलाने किसी रिक्शे वाले का बच्चा, फलाने किसी बच्चे का, बेचारे जो मेहनती, जिनके पास इतना इतना ना हौसला होता है, ना ही इतने रिसोर्सेज होते हैं, कोई इस तरह नकल कर सके, जिनकी मेहनत ही होती है, तो अल्लाह ताला मेहनत का फल देता है। कि दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हो, आखिरत के लिए नहीं। ये तो नहीं कि बिलो आपकी कब्र को रोशन करेगा, ये दुनिया के लिए है ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर दुनिया में ही देगा। पेपर पास करने के लिए है तो इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा, लेकिन जिसने पढ़ा होगा, जो क्लास में आता रहा होगा। चले खैर बनाते हैं। लो भैया, 3 सितंबर को सलीम कहते हैं ऑफर बाय ए लेटर। ऑफर का लेटर कब लिखा गया? 3 सितंबर। सितंबर 9वां महीना होता है या 10वां? ठीक हो गया। टू सेल हिज लैपटॉप टू गाजी, जो भी है, फॉर ₹50,000। और कहता है कि ये गाजी को जो लेटर रिसीव हुआ कब हुआ बोला? 5 सितंबर को। थोड़ी बहुत बात समझ आ रही होंगी ना कि यहाँ पे चल क्या रहा है? ठीक हो गया। कहता है कि 6 सितंबर को गाजी पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। गाजी ने जो एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया वो 6 सितंबर को किया है। और द लेटर रीच सलीम 8 सितंबर को सलीम तक पहुंच गया। कहते हैं कि सलीम रोड ए लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ हिज ऑफर एंड पोस्टेड इट टू गाजी ऑन 5 सितंबर। लो भाई, रेवोकेशन का लेटर भी आ गया, मुबारक हो, कोई कमी रह ना जाए। ये कब पोस्ट हुआ बोला? 5 सितंबर। तो जो भी, द लेटर रीड गाजी ऑन 7 सितंबर। और ये रेवोकेशन का लेटर कब पहुंचा गाजी के पास? 7 सितंबर। अब आगे आगे सवाल अंडर द प्रीवियस। और जिसने माशाल्लाह ये नहीं पढ़ा होता, नहीं समझा होता, ओ गया ये, उन्हें पढ़ना भी नहीं, सवाल भी नहीं पढ़ना उन्हें, वो तो रुल गया ना। हालांकि इतनी मुश्किल बातें नहीं है, लेकिन बहर कहता अंडर द प्रीवियस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 18 ब्रीफली डिस्क्राइब। कहता व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस and the revocation of offer was completed as against Salim and Ghazi under the above circumstances। यानी कि हम शुरू करते हैं when the communication of offer complete। बताओ ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? सबसे पहले तो ये बताएंगे, ये नहीं कि वहां पे उसने लिख रखा है एज अगेंस्ट फलाना और माशाल्लाह आप लिखना शुरू कर दें। वो तो ओवरऑल बता रहे हैं ना, एक्सेप्टेंस का भी जिक्र किया, रेवोकेशन का भी जिक्र किया, इसलिए उसने एज अगेंस्ट का लफ्ज बोला है। तो आपको तो रूल्स का पता है। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जब उसके नॉलेज में आ जाए। तो मेरे अच्छे नॉलेज में कब आई है? 5 सितंबर। कैसे ही मेरे अच्छे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? अगेन उसने बोला है ना किसके लिए, दोनों के लिए बोला है। तो मुझे बताओ सलीम के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई थी बोला? 6 तारीख को, जब लेटर पोस्ट हुआ था। और गाजी के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब? 8 तारीख। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक हो गया। अब रेवोकेशन के लेटर ऊपर लिखे हुए हैं ना? ठीक हो गया। अब रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? हाँ बिल्कुल, उसने बकवास की तो है सलीम ने गाजी के लिए। तो बताओ सलीम के लिए और गाजी के लिए। तो ये नहीं, ये वैसे मैंने आपको तंग किया क्योंकि ये बात मैंने ही आपके दिमाग में डाली है कि आपने इसको दिमाग में रखना है कि किसके लिए, क्योंकि पढ़ते हुए तो यही दिमाग में रखना है, लेकिन जब वो बता दे आपको ये गाजी और सलीम है तो फिर नहीं पूछते रहना किसके लिए। इनके सामने तो यही बोला था किसके लिए। ले मेरे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अड्डा औखा सवाल सारा कर देता। जी बेटा, मैरिज सर्टिफिकेट लेना तो बता, अगर मैरिज सर्टिफिकेट लेना तो बता, अगर खाली पास करना तो कोई लोड़ ही कोई नहीं। और 2.5 नंबर ने थले देखते सही, नंबर भी तो देखने हैं ना। लिख लिख के हम आधा घंटा इसी पे लगा दे। तो बेटा ये चीजें भी देखनी है। नंबर मैटर करते हैं कि आपने कितना लिखना है, लेकिन ज्यादा लिख देंगे अगर स्पीड है तो इट्स ओके, लिखें उसे। लॉ के अंदर ज्यादा लिखने की कोई नेगेटिव मार्किंग की कोई है ही नहीं, यहाँ पे जितना मर्जी लिख लो। और एग्जामिनर काम की बात, चाहे आपने शुरू में बेशर्मी वाहियात बातें लिखी हूँ और काम की बातें बाद में लिखी हूँ, एग्जामिनर उसके भी पूरे पूरे नंबर देता है। वो ये नहीं कहता ले पहले 3 लाइनर तेरी गलत नहीं है, ऐने नंबर तो तेरे इकट्ठे के, नहीं, वो कहता कि काम की बात मुझे शुरू में अगर गलत बताया तो बाद में सही बता देगी, तो वहां पे भी नंबर देता है वो आपका। क्योंकि माशाल्लाह हमने उसको शुरू में भी गलती बताया होता है, बाद में गलती बताया होता है, वो ढूंढता ही रह जाता है मैं इसको नंबर कहाँ से दूं।
तो इसलिए मेरे बच्चे यकीन कर लो वो तड़प रहा होता कि मैं इस बच्चे को पास कर दूं। और हमने उसको सही तरपाया होता तो लब के वखा तो हम पास करके रखा। ये हालात होता। और यहाँ पे देखा तो करो मॉक में बच्चे क्या करके जाते हैं। इन्हीं बच्चों ने जाना है, देखो एक वीक पहले मॉक होते हैं और यही बच्चा आईकैप का पेपर वहां पे आईकैप ढूंढता रहता है और फिर कहते हैं कि आईकैप वाले पास नहीं करते। लो बेटा नेक्स्ट देखो, कहता है कि वेदर अच्छा चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना इसके कई नाम हो सकते हैं। खाली कॉन्ट्रैक्ट बोल दो। तो पेपर लिखना शुरू करे और एग्जामिनर आके के टाइम खत्म हो गया, कितना दुख होगा। क्योंकि देखो जो बच्चों के लिए हम सोचते हैं वो हमारे लिए भी होते हैं आगे, क्योंकि कंप्यूटर बेस का कल मैंने जिक्र कर दिया एक आधा दिन पहले आपको कि कंप्यूटर बेस पेपर आ रहे हैं। कैफ के भी शायद किसी क्लास में मैंने जिक्र किया। अच्छा वही बात मेरे ख्वाब में आ गई। ऐसे में जैसे आई कैप का पेपर दे रहा हूँ, कंप्यूटर बेस है। अच्छा वो पेपर मैं पहले ना लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन पेपर से ना उसके ऊपर पेज के ऊपर ही यानी कि शीट्स के ऊपर ही। मैंने कहा कि बाद में इकट्ठा टाइप करूंगा। और जब वो मैंने लिख लिया सारा उस वक्त तक टाइम कंप्लीट हो गया और कंप्यूटर में मैंने लिखा ही नहीं। और वहां पे इंतहाई परेशान बैठा ऐसे देखा आने तो ना गला कर करके हैं। सही सही सोचा करो हमेशा, अच्छा अच्छा सोचा करो। ले बेटा नेक्स्ट देखो, कहता है कि रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिनेरियोज अंडर द परवीन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1872। कहता है कि अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आदल डीएचए प्रॉपर्टी सेंट हिम दिस लेटर ऑन 1 मार्च 2019। उसने कोई लेटर भेजा, आई हैव हर्ड दैट यू आर सेलिंग योर डीएचए प्रॉपर्टी, यानी कि उसका लेटर भेजा, उसका लेटर का वो कंटेंट बता रहा है उसने लेटर के अंदर क्या लिखा। कह रहा है कि मैंने सुना है यू आर सेलिंग डीएचए प्रॉपर्टी, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट। ऑफर कर रहा है वो। अभी तो बस मैं खरीदना चाहता हूँ, ऑफर थोड़ी होती है। अभी तो सिर्फ इरादा रख रहा है। अभी ये नहीं कह रहा कि मैं इतने का खरीद रहा हूँ, तो कह रहा है कि मेरा दिल कर रहा है मैं खरीद लूँ। और वो कह रहा है ठीक है तू खरीद ले, तेरे ऑफर एक्सेप्ट कर लियो। कहेगा मैंने बोला दिल कर रहा है मेरा। तो इसलिए ध्यान रखा करो ना, अल्फाज ऐसे ही होने मेरे, ये पेपर ही है ना इसलिए गौर करनी है। कहता है कि विल यू प्लीज कंसिडर सेलिंग द सेम टू मी, मेरा दिल कर रहा है लेकिन तुम चाहते हो कि ये मुझे बेच दो, तो लग रहा है ये ऑफर हुई है। नहीं नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ एक दूसरे से सिर्फ अभी इरादे पूछे जा रहे हैं कि मेरा दिल कर रहा है मैं खरीद लूं और तेरा दिल कर रहा है मुझे बेचने को। यहाँ पे कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है, याद रखोगे। साथ साथ देखते जाओ ना क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना इतना। तो बेटा उसके बाद कहते हैं कि आदल ने रिप्लाई किया द हाईएस्ट कोर्ट फॉर द प्रॉपर्टी टिल नो इज ₹35 मिलियन। अभी तक जो सही यानी कि हाईएस्ट बोली लगी है इसके लिए, किसी ने कोर्ट किया प्राइस, वो 35 मिलियन है। अच्छा 35 मिलियन में कितने लाख होते हैं मतलब, ऐसे ही है ना। 3 करोड़ 5 लाख कौन बोल रहा है। अच्छा 35 मिलियन, अच्छा मेरे आंखें 36 मिलियन पे थे माधव। चले वापस है, द हाईएस्ट स्कोर कितना अभी तक पैसे उसको, अच्छा जवाब आया उसकी तरफ से कि भाई अभी तक जो सबसे ज्यादा पैसा लगा कितना लगा 35 मिलियन। कह रहा है कि सब्सिक्वेंटली सॉरी आई, अच्छा अहमद ने फिर उसके बाद रिप्लाई किया उसको, आई एग्री टू बाय योर डीएचए प्रॉपर्टी फॉर ₹36 मिलियन। अब ये क्या हुआ होगा, ये ऑफर आई और वो जो उसने बताया था उसको 35 मिलियन, वो तो वैसे ही बताया था उसको है। वो तो उसको बताया था कि अभी तक हाईएस्ट प्राइस जो मुझे किसी ने कहा है वो 35 मिलियन है। ये ऑफर थोड़ी थी कि मैं तुझे 35 मिलियन का बेच रहा हूँ, अगर बेच रहा हूँ तो वो 35 जिसने लगाया था उसी को ना बेच देता। फिर उसको बता रहा है कि अभी तक जो हाईएस्ट प्राइस मेरे लगे वो कितने हैं 35। और इसकी तरफ से जवाब आया कि मैं ये प्रॉपर्टी फिर 36 की खरीद लेता हूँ। एक्चुअली ये क्या थी इसकी तरफ से ऑफर। कहता है कि सब्सिक्वेंटली आदल ने क्या किया, रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम हामद कोडिंग ₹36 मिलियन। किसी और हामद की तरफ से उसको एक्सेप्ट वो आ गया, एक ऑफर आ गई 36 मिलियन की। और उसने क्या कर दिया, ये प्रॉपर्टी उसको, अच्छा कोट हुआ अभी बेचा नहीं। सब्सिक्वेंटली हाँ आदल रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम हामद कोटिंग ₹30 मिलियन फॉर द सेल प्रॉपर्टी। व्हाट विल बी द आदल्स लायबिलिटी टुवर्ड्स अहमद इफ ही विशेस टू मेक द सेल टू द हामिद। अगर 38 मिलियन वाले को प्रॉपर्टी भेज दे तो आदल की लायबिलिटी बताएं, अहमद के लिए कोई लायबिलिटी होगी? क्यों लायबिलिटी नहीं होगी? क्योंकि उसके ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया था उसने, अभी उसका कोई जवाब नहीं दिया था उसने। जब उसको कहा था 36 मिलियन की भेज दो, उसका कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद मेरे बच्चे उसने जो प्रॉपर्टी जब उसको भेज दी किसको, हामिद को,
तो ये हामिद के साथ उसका बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसने अहमद को कोई जवाब ही नहीं दिया, इसके लिए उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, इसलिए उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। जिस तरह आप इसको पढ़ते गए और सोचते गए, उसी तरह पेपर में आंसर करना है अपने अल्फाजों की अंग्रेजी के साथ। याद रखोगे कि जिस तरह पहले पहले तो जस्ट एक दूसरे को वो बातचीत कर रहे थे ना, वो तो ऑफर एक्सेप्टेंस थी नहीं। फिर हम उनको बता रहे होंगे कि सर ये जो 36 मिलियन वाली बात थी ये ऑफर थी, लेकिन इसके ऊपर आदिल ने कोई जवाब ही नहीं दिया, उसको हाईएस्ट प्राइस लगे 36 मिलियन, उसने उसको बेच दिया। तो ये जो उसने बेचा है उसको, किसको, हामिद को, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अहमद के साथ क्योंकि उसने ऑफर का कोई जवाब ही नहीं दिया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसलिए कोई लायबिलिटी नहीं है अपने अल्फाज में। और ये इसका आंसर आपको लिखा हुआ वैसे मिल जाएगा, उसको पढ़िएगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा भाई आपने जिस तरह सोचा अपने दिमाग के अंदर, उसी तरह जो अल्फाज अंग्रेजी के आ रहे होंगे उनके अंदर आपने उसका जवाब देना है। याद रखोगे, कोई दिक्कत क्या बेटा? नहीं, नो नहीं लिखना, खाली खैर वाला नो लायबिलिटी। हाँ, इसका मेरा ख्याल है कि शायद कोई आधा पौना नंबर मिल जाए। हाँ बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगा, ये ना सोचना कि वो बिल्कुल ये कहेगा कि इसको वो कंसिडर ही नहीं करेंगे। हैं? लेकिन मेरे बच्चे, जाहिर बात है कि अगर 2 नंबर का हो और आधा नंबर मिल रहा हो, तो उससे कम से कम हाफ तक तो हम सही करें ना उसको, तो थोड़ा बहुत उसको लिंक करके बताएं। और शुरू के अंदर कोशिश करें नो से आंसर शुरू ना करें, उसको पता चल जाता है, फिर वो कहता है कि आगे मैंने पढ़ने क्या, रोड़े में कहा देता है। तो इसलिए जरा चीज़ों को बताते गए। बेटा नेक्स्ट देखो, कहते हैं कि रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1872। बतूल ऑफर टू सेल हर फ्लैट टू साकब फॉर रुपीज 4.2 मिलियन। साकब की तरफ से, साकब एक्सेप्टेड द ऑफर, ऑफर हुई बतूल की तरफ से 42 लाख में खरीद लो, और साकिब की तरफ से ऑफर क्या होगी, एक्सेप्ट होगी, तो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट, वैसे देखा जाए। एंड सेंड ए चेक ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन। लेकिन साकिब ने किया क्या है, उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली और चेक कितने का भेजा, 1.5 मिलियन का, विद स्टिपुलेशन टू पे द बैलेंस इन 24 इक्वल, और साथ उसने शर्त ये रख ली कि मैं बाकी अमाउंट वो 24 इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा, 1,12,500 की। एक्सप्लेन वेदर इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेम वही है जो अभी आपने पूछा, उसको सोचें स्प्रिंग 20 में और ऑटम 15 में, करके 5-6 साल बाद आई क्या रिपीट करता है सवाल, लेकिन जल्दी भी रिपीट करता है। आगे देखिए, लेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1872 लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। अगेन पता ना आप लोग, वैलिड एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल, जिस मॉड में बताई गई है उस मॉड में, अगर ना बताई गई रीजनल मॉड में, फिर अगली बात भी वो पूरी बतानी है जो दो पॉइंट वाली, फिर अब रिजेक्ट ना हो चुकी हो, टर्मिनेट ना हो चुकी हो, और ऑफर का आपको नॉलेज होना जरूरी है। पेपर मैं देने आना तो तुझे बोले क्यों नहीं नाल नाल? वहां पे इसी तरह मुंडी बना देना, अरे बेशर्मो, साथ साथ बोला करो, जितनी दफा रिपीट करोगे इसी तरह याद होना है। और मैंने आपको एक चीज बताई कि इस बी लॉ के पेपर को छोड़ देना क्लास के ऊपर, इंशाल्लाह हम क्लास में तैयार कर लेंगे, खाली इंशाल्लाह कहने से पूरी तैयार हो, ये करना भी है, बोलना भी है साथ साथ। चलो आगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने से इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद आती तो है, लेकिन हम भी तो कुछ उसके लिए कुछ एक्टिविटी करें ना। कहते कि सलमान सन वाज मिसिंग, किसका पुत्र गुम हुआ है? कहते कि महमूद वन ऑफ हिज बॉडीगार्ड ऑफ सलमान वॉलंटियर टू फाइंड सलमान सन, वो अपने तौर पे कहना अपना ही है भाई, ढूंढ के लेकर आओ। कहता कि मीनवाइल सलमान गिव एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर अनाउंसिंग ए अवार्ड ऑफ रुपीज 25,000, यानी कि ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਔਕਾਤ सिर्फ 25,000 ਦੀ। कहने दो खाली गल है, अगे कुत्ते की एग्जाम्पल देगा उससे ज्यादा पैसे रखे होंगे। बंदा पूछे यार कोई खुदा का खौफ करो यार, 25-30 मिलियन तो रखो, ऐसे ही कितना रखा उसने। अच्छा देखें आगे भी एक तरह का सवाल है, नहीं यहाँ पे नहीं मिला, चलो कोई बात। टू एनीवन, किसी कोई भी बंदा जो ढूंढ कर लेकर आएगा उसको 25,000 का इनाम मिलेगा। हु फाइंड्स द मिसिंग बॉय, अच्छा मिसिंग सॉरी महमूद फाउंड द बॉय एंड ब्रॉट हिम होम, सलमान refused to pay the reward and Mahmood filed a suit against him under the provision of the contract 1872 briefly describe whether Mahmood is entitled to the reward। अब देखो इतनी बड़ी बात लिखी और 2 नंबर की, और ऊपर आधी लाइन के अंदर सवाल खत्म कर दिया, एक लाइन के अंदर 4 नंबर। तो इसलिए 2 नंबर का पूछा तो 2 नंबर की बातें करनी है, 2 नंबर बातें नहीं करनी कहीं उसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। चलो बताओ क्या होगा,
क्यों नहीं? ऑफर का नॉलेज, ऑफर, और बगैर ऑफर के नॉलेज के एक्सेप्टेंस नहीं, वैलिडिटी। अब अगली बात ना, पुराने वक्तों में जब मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 3 आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि कल जब मैं एमसीक्यूज करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा पता चलेगा। पुराने वक्तों में ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स होती थी, एक होता था बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक हुआ करता था यूनिलेटरल। अब उसने सिलेबस से निकाल दिया, लेकिन उस बेशरम को पता नहीं कहाँ से वो बात याद थी, उसने लास्ट अटेम्प्ट के अंदर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का सवाल पूछ लिया, एक दो अटेम्प्ट पहले। हालांकि वो बनता नहीं था, लास्ट नहीं, कोई 2-3 अटेम्प्ट पहले की बात कर रहा हूँ। हालांकि वो बनता नहीं था, क्योंकि वो इस तरह की बात हमारे सिलेबस के अंदर जिक्र ही नहीं है। और जो चीज़ आई क्या बड़ा वाजे कहता है, जो चीज़ मेरी किताब, देखो जो चीज़ मेरे सिलेबस में ना हो मैं कभी टेस्ट नहीं करता। और उसके बाद सिलेबस देने के बाद उसने अपनी किताबें भी दी हुई हैं। उसके बाद सवाल पूछा गया कि सर अगर कोई चीज़ आपके सिलेबस में मान लो कि हो लेकिन किताब में ना हो तो उसका क्या करते हैं? कहता मैं वो भी नहीं पूछता। यानी कि आई कैप की किताब की इतनी अहमियत है, अगर उसने सिलेबस के कंटेंट्स के अंदर कोई चीज बताई हो लेकिन आपकी किताब में ना बताई हो, वो कभी आई कैप सवाल नहीं पूछता उसका। लेकिन ये नशे ही पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ था उस वक्त, तो उसने इस तरह की बात, यानी कि एमसीक्यूज की शक्ल में कल मैं बताऊंगा। अच्छा, एक होता है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों तरफ से होता ना कि एक ने ऑफर की दूसरे ने एक्सेप्ट कर ली, इसको कहते हैं बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों तरफ से बन गया। एक होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी की तरफ से अभी बन गया है लेकिन दूसरी पार्टी की तरफ से बनेगा, और बनेगा किस तरह, जब वो कोई खास कंडीशन परफॉर्म कर देगी, इसको कहते हैं यूनिलैटरल। जस्ट एग्जांपल, मैं कहता हूं कि बाय 2 साहब की गाड़ी खड़ी हुई है, जो बंदा उस गाड़ी की सर्विस कर देगा मैं उसको 500 रुपए दूंगा। अब ये एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कैसे किया जाता था? किसी दूसरे बंदे को कोई कंडक्ट परफॉर्म करना होता था, वो कंडक्ट परफॉर्म करके उसको एक्सेप्ट करता है। और कंडक्ट यहां पे क्या परफॉर्म करना है? जो बंदा भी गाड़ी की सर्विस कर देगा उसको मैं 500 रुपए दूंगा। अब यहां पे उसने कहा कि एनीवन, कोई भी बंदा जो इस कुत्ते को वो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे ना क्लास में, इस बच्चे को यकीन कर लो ये अनइंटेंशनल, अल्लाह माफ करे, कुत्ते का बच्चा भी नहीं बोलना था, मैंने कुछ नहीं बोलना था, ये एक सब अनइंटेंशनल था। किसी हमारे पॉलिटिशियन का होता तो मैं लफ्ज बोल देता इस तरह। तो वो इतने अच्छे लोग हैं, इंसान तो इंसान होते हैं। फिर हम गुस्से में उनको कुत्ते शुत्ते कह देते हैं, जो सुअर कह देते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, गुस्से में कहते हैं, और गुस्से में कहीं भी बात की कोई अहमियत नहीं। वापस आओ, उसने कह दिया कि कोई भी बंदा जो बच्चे को ढूंढ कर लेकर आएगा उसको 25,000 मिलेगा। अब ये यूनिलेटर ऑफर है, यानी कि ये समझ लो ये यूनिलेटर कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। इसने इसकी तरफ से मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट है कि जो बंदा भी 25 बच्चे को ढूंढ के लेकर आएगा मैं उसको 25,000 दूंगा। लेकिन आगे एक्सेप्ट किसने करना है? वो एक्टिविटी परफॉर्म करे, बच्चे को ढूंढ लाओ, तो मेरे बच्चे समझ लो कि उसकी तरफ से क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेंस हो जाएगी। यानी कि एक ऑफर होती है, मैंने ऑफर कहा ये चीज भेज दो, आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस आ गई। यूनिलेटर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता था जिसमें एक तरफ से इस तरह की ऑफर होती थी, लेकिन उसको एक्सेप्ट कैसे करते थे? कोई कोई काम करके उसको एक्सेप्ट करते थे, लेकिन अब वो सिलेबस में नहीं है। लेकिन उससे मिलता जुलता सवाल उसने 2-3 अटेम्प्ट पहले पूछा, तो जब वो कल एमसीक्यूज करेंगे, मैं कह रहा हूँ यहीं से भी जरा थोड़ा सा आपको पता चल जाए। जिस दिन मेरे अगर इस बंदे को पता होता बॉडी गार्ड को कि भाई इसके ऊपर इनाम है और वो ढूंढने जाता, तो जिस दिन उसने ढूंढ लिया था उस बच्चे को, जिस वक्त ढूंढ लिया था उसी वक्त मेरे बच्चे उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गई थी और ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। याद रखो, नहीं हो टाइम, अभी 5 मिनट पड़े हुए। अच्छा, ऐसे लग रहा है कि जैसे अल्लाह माफ करे कि भाई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। चलें, कहता है कि ब्रोमाइन ट्रेडर्स इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट, परचेज एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। ड्यूरिंग द ईयर बीटी एंटर्ड इन द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। कहता है कि ये क्या है? हफनियम, चलो चलो जो भी है, हैफनियम ठीक हो गया। हैफनियम लिमिटेड, ए न्यू कस्टमर अप्रोच बीटी फॉर द परचेज ऑफ 5 टेलीविजन सेट्स। BT agreed to supply the television sets on 6 March 2022 at a discount of either 10% or 15% on retail price to be finalized at the time of delivery. उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको 5 सेट भेज देंगे, प्राइस से डिसाइड करेंगे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और आपको फिर डिस्काउंट भी मिलेगा। कितना बड़ा? 10-15%। याद रखो, कहता है कि अपॉन डिलीवरी HL डिमांडेड ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन रिटेल प्राइस विच BT रिफ्यूज टू प्रोवाइड। तो जब वो दिए उनको 5 टीवी, उन्होंने कहा कि सर 15% डिस्काउंट दो, वो कहता नहीं नहीं 15% नहीं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उसको। जबकि जब उन्होंने पहले बात हुई थी वो कितनी हुई थी कि 10-15% डिस्काउंट देंगे, लेकिन जब वो मांगा उन्होंने 15%, उन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया।
जैसे आपको फोन पे कॉलेज वाले कहते हैं कि आ जाओ, 40-50% डिस्काउंट देंगे। जब आए 50% मांगा, उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। कहता कि डिस्कस वेदर HL कैन होल्ड BT लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई है? क्यों बोला? हाँ, नहीं नहीं, इनविटेशन का रौला ही नहीं यहाँ पे। ये है अनसर्टन एग्रीमेंट। जब ऑफर अनसर्टन हो, उससे बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी, कॉन्ट्रैक्ट ना लफ्ज बोले, एग्रीमेंट भी अनसर्टन होता है। ये क्यों मैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहा, ये चैप्टर 3 कल जब पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा। जब अनसर्टन ऑफर हो, उससे बनने वाला जो एग्रीमेंट होता है वो भी अनसर्टन होता है, वो वैलिड नहीं होता। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। क्यों? ऑफर ही अनसर्टन थी। कितना डिस्काउंट ऑफर हुआ था? 10-15%। ये सर्टन था? नहीं। ये तो ऐसे ही जैसे हमने डिस्कस किया था रक्षे वाले को, भाई कितना किराया लेगा, कहता है कि जो मुनासिब हुआ। या मान लो कि बात का तो होता ना, कदी ने कहा सर ये मोबाइल कितने का बेचेंगे, मैंने कहा कोई 5-6 हज़ार का। अब क्या पता है ये 5 है या 6 है, ये ऑफर ही सर्टन नहीं है। और जब ऑफर ही सर्टन ना हो तो कभी भी मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, अनसर्टन एग्रीमेंट होता है जो वैलिड नहीं होता। ये थोड़ा सा आगे जब पढ़ लेंगे ना ये चीज, क्योंकि ये पेपर जब हुआ है सारा पढ़ने के बाद हुआ है, तो कुछ चीजें आगे पढ़ने से आपको और ये क्लियर हो जाए। याद रखोगे, परेशान नहीं हो जाना कि ये इस तरह की बात कहां से आ गई, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस है ना मेरे बच्चों। आखिरी बात आज, आइडेंटिफाई हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स ए प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड। आल्सो डिस्क्राइब द टाइम फ्रेम आफ्टर व्हिच ए प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड। अगेन ये मिलता जुलता सवाल कहीं पहले भी पूछा था इसने। बिल्कुल, ये क्या है भला? मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। और उसके बाद और टाइम फ्रेम जब ऑफर रिवोक नहीं हो सकती, वही बात पहले ये भी आया हुआ था। जब एक दफा एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट हो गया, उसके बाद आप ऑफर रिवोक नहीं कर सकते। तो मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल कौन कौन से थे भला? नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो, टाइम हो गया, डेथ और इंसैनिटी हो गई, टर्मिनेशन होगी, ठीक हो। अच्छा, नेगेटिव कंफर्मेशन का भी बीच में कहीं ना जिक्र कर दिया करोगे। नेगेटिव कंफर्मेशन की शक्ल में ऑफर वैसे ही वैलिड नहीं होती। इस तरह की भी वो चीजें ना जहां तक हो उसको भी, खैर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है बेटा। मंडे को आपका टेस्ट होगा? नहीं, सैटरडे को रख लेंगे, मेरा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। कल रख लेते ना, अब तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। और छोटू सा टेस्ट जो क्लास में हो जाए। चल मंडे को यार कोई